नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। ये कहना तो मुनासिब नहीं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट गई या उनकी लोकप्रियता घट रही है, लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि प्रधानमंत्री संकट में। पहली बार ऐसा दिख रहा है प्रधानमंत्री का जो व्यवहार था सत्ता को लेकर के, उसमें लचीलापन आ रहा है। सवाल यहीं से खड़ा होता है, क्या प्रधानमंत्री वापस से एनडीए के दौर में, उस दौर में लौटना चाहते हैं जहां बाकी दल भी महत्वपूर्ण हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी? सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री अपने रुख में बदलाव ला रहे हैं? एनडीए का जो महत्व लगभग घट सा गया था, याद कीजिए प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के उस एनडीए का, जिसमें संयोजक होता था कोई ना कोई गैर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा शख्स। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम ले लें, शरद यादव का नाम ले लें, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हुआ है तब से बीजेपी ब्रांड इंटैक्ट है, बहुत मजबूत है। इसमें एनडीए के किसी बड़े नेता की कोई शेखी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चाहते हैं, जिस हिसाब से चाहते हैं, एनडीए के नेताओं को किनारे करते हैं और उसकी जगह नया लाते हैं। ताजा मिसाल बिहार में नीतीश कुमार का है। मुख्यमंत्री थे, अचानक से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया, राज्यसभा में लाया गया। लेकिन जिस मोड़ पे हम ये बात कर रहे हैं उसमें ब्रांड मोदी में थोड़ा सा संकट दिख रहा है। थोड़ा संकट इस लिहाज से दिख रहा है कि मॉनसून सत्र जो गुजर रहा है उसमें अभूतपूर्व तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मुश्किल में दिख रही है। आप गिन लीजिए मिसालों के तौर पर 25 जुलाई का वो वक्त जिसमें जेनजी के लोग ने सरकार को मजबूर किया कि उसके मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान का 25 जुलाई को इस्तीफा ले लिया गया। उससे पहले 20 जुलाई को जंतर मंतर पर आंदोलनरत छात्रों पर लाठियां चलाई गई। उसको लेकर प्रधानमंत्री खुद डिफेंसिव हुए, इंस्टाग्राम पे आया, लोगों को संबोधित किया और अपने लचीले रुख का व्यवहार दिखाया, अपना स्वरूप दिखाया। अगर यह स्वरूप होता तो लाठियां क्यों बरसती? इतना ही भर नहीं, पूरा मानसून सत्र चल रहा है, बीतने के क्रम में आ गया है। लगातार विपक्ष इस बात को लेकर आंदोलनरत है कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में लाया जाए, जिम्मेदार ठहराया जाए। लाठियां क्यों बरसी बच्चों पर? जिन बच्चों के दबाव में आकर मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। ये दो वाकया ही नहीं है। आप गौर करेंगे तो 3 अगस्त का वो दिन है जिस दिन मानसून सत्र के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की चमक पर काफी बरसात हो गई। बांकीपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी भारतीय जनता पार्टी के पास, 31 साल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहां से प्रतिनिधि थे, विधायक थे, उनको उनकी सीट भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया प्रशांत किशोर ने। 3 अगस्त को नतीजे आए, उसके बाद से लोगों घड़ों पानी गिर गए बीजेपी पे। जो ब्रांड मोदी है, जिसकी बात परिकल्पना की जाती है, कहते हैं कि सबसे मजबूत है, आज की तारीख में लोकप्रियता का अगला इम्तिहान होना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री का उसके बाद से रुख बदला है। उसको गौर कीजिए। नीतीश कुमार बुलाए जाते हैं संसद के अंदर, उनसे मुलाकात होती है। नीतीश कुमार के जो साथी हैं संजय झा और नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है, एक झटके मुलाकात होती है। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगभग किनारे कर दिए गए थे मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने के बाद से। राज्यसभा में आए, लगातार वो अपनी अहमियत को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, लेकिन अब तक उनको एक प्रॉपर जगह नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात को सहज मुलाकात मत लीजिए, 2 एलाइज की मुलाकात है। उस एलाइज की मुलाकात है जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकी पड़ी है। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब 2024 में चुनाव के नतीजे आए तो पहली बार, 3 बार से प्रधानमंत्री हो 3 सत्रों में, पहली बार अल्पमत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई और जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद उनके सहयोगी नहीं होते तो शायद ये सरकार नहीं बन पाती। आप मोटे तौर पर समझ लीजिए, क्योंकि ठीक उससे पहले 2023 तक नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में थे और उनको लाया गया और जैसे तैसा करके 12 सांसद आए, तब ये सरकार बन पाई। तो जो एक नैरेटिव है, उस लिहाज से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यही सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी फिर से उस दौर में लौट रहा है, एनडीए को महत्व देने के दौर में लौट रहा है? उस एनडीए के बाद जो मैं कह रहा हूं, जब मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात कर रहा हूं, तो मैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस काल की बात कर रहा हूं जिस एनडीए के संयोजक उनके रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते, समता पार्टी जनता दल यू। और उसके बाद जब जॉर्ज फर्नांडिस नहीं रहे तो जनता दल के अध्यक्ष के तौर पे उस समय शरद यादव उसके संयोजक बने और संयोजक का पूरा काम उनके पास होता था, जो गैर बीजेपी बड़े शख्सियत वाले नेता होते थे। इस लिहाज से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात को देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में ये बात चल रही है कि जो वैकेंसी था संयोजक की कुर्सी पर, वो क्या नीतीश कुमार के हाथ मिलने जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार को ही हटाने के बाद से बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जहां प्रशांत किशोर प्रचंड बहुमत से जीत गए हैं
और नितिन नवीन को लेकर के जो बातें थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बात थी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड को चपत लगी। उसके बाद से संभलने का वक्त है। सिर्फ नीतीश कुमार की मुलाकात को ही महत्व दीजिए। इस बीच में सुखबीर सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल, जब एनडीए के गठन की बात कीजिए तो सबसे पुराने घटक के तौर पे शिरोमणि अकाली दल भी उसमें है। जनता दल यूनाइटेड तो है ही नीतीश कुमार की पार्टी, और शिरोमणि अकाली दल जब एनडीए का गठन हुआ था उसमें प्रकाश सिंह बादल उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, अब नहीं है दुनिया में। लगातार पंजाब के पॉलिटिक्स का हिस्सा शिरोमणि अकाली दल के पास होता था। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राजनीति करती थी। बड़ा भाई पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और दिल्ली में बीजेपी, इस तालमेल से पूरी बातचीत चल रही थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी, लेकिन ये गठबंधन 2020 में जाकर टूट गया। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग हो गई। सुखबीर सिंह बादल की पत्नी सरकार मंत्री हुआ करती थी, उनके हटते ही किसान आंदोलन था, बिल्कुल भड़क उठा, और उसका नतीजा हुआ कि 3 कृषि संशोधन बिल जो लाए गए थे, जो कानून लाए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिरोमणि अकाली दल के विरोधी हिस्से में शामिल होने की वजह से लौटाना पड़ा। पहली बार डिफेंसिव होना पड़ा। तो 2020 से गठबंधन टूटा पड़ा है। 6 साल से ये सारा रास्ता चल रहा है। अब जाके सुखबीर सिंह बादल से उनकी मुलाकात हो रही है, जो अब प्रकाश सिंह बादल के बाद, उनके दुनिया में नहीं होने के बाद शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व कर रहे हैं। मोटे तौर पे आप समझेंगे पंजाब का चुनाव है अगले 6 महीने के अंदर में, और ये जो गठबंधन है एक अनिवार्यता है। क्या है? क्योंकि लगातार 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर पंजाब में खड़े होने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस से बड़े दिग्गज नेताओं को तोड़ तोड़ के लाया जा रहा था। डॉक्टर अमरिंदर सिंह की बात हो, इसके अलावा रवनीत बिट्टू की बात हो, बड़े दिग्गज नेता सुनील जाखड़ की बात हो, सब कुछ अकाली दल से तोड़ के लाए गए, कुछ कांग्रेस पार्टी से तोड़ के लाए गए, और सबको सब भारतीय जनता पार्टी में अहमियत दी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तय कोशिश थी कि जिस ढंग से आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने पैर जमा कर सरकार बना गई, इस बार वो मुकाबले लोग खड़े हो। लेकिन अब इस मोड़ पर, जहाँ पे मैं बांकीपुर चुनाव नतीजों की बात कह रहा हूँ, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है पाटलिपुत्र उस जगह पे, जिसे चाणक्य की धरती कहा जा सकता है राजनीति के नब्ज को समझने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है वो कि मिजाज क्या है देश के लोगों का। अगर बांकीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया है तो उसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने वहां 2 बार अपना कैंडिडेट बदला, या जो उस कैंडिडेट को खड़ा किया गया जो कहीं से पर्सनैलिटी वाइज प्रशांत किशोर को टक्कर में नहीं था। इतनी बार बात नहीं थी क्योंकि बांकीपुर 31 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और वहां के कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में लोग मान बैठे थे कि वहां पर कोई भी खड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वही जीतेगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटे को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़वाया था, उनका भी जो गत हुआ था इस बात तमाम मिसाल है इस बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा झटका दिया, कहते हैं मानसून के सत्र में या बरसात के दिनों में करंट कुछ ज्यादा लगता है, तो क्या वास्तव में बांकीपुर की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करंट लगा है कि एक झटके में नीतीश कुमार को बुला करके मिलने के लिए मजबूर हुई है, उस नीतीश कुमार को जिसके हटाने की वजह से बांकीपुर की चुनाव में हार हुई है। और इसके अलावा जो बहुत पुराने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एनडीए का, सुखबीर सिंह बादल को बुलाया गया है। अकाली दल को पंजाब चुनाव में एका के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई। इसके अलावा देश के अलग हिस्सों में बहुत सारे एनडीए के पार्टनर्स बिखरे पड़े हैं। एनडीए की बात जब कह रहे हैं तो आप ठीक से याद करेंगे तो आपको पता लगा शिवसेना के उद्धव ठाकरे को हटाया गया, अलग किया गया। फिर उसके अलावा जो इस ढंग से जो हालत है एनडीए में लाने के लिए, किस ढंग से अजीत दुनिया में नहीं अजीत पवार की पार्टी को तोड़ा गया है, उस हिस्से को रखा गया अपने पास, ये सारे तालमेल चलते रहे। इतना ही भर नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जितने प्रयोग कर सकते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने किया। अलग अलग राज्यों में अपने मनमर्जी के मुख्यमंत्री बनाया, कद्दावर नेताओं को हटाया, वो सब पराक्रम का दौर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन अब जब उनको पहली बार अपने कार्यकाल में किसी मंत्री को हटाना पड़ रहा है, जेएनजी के दबाव में आकर हटाना पड़ रहा है, तब ये क्या ब्रांड मोदी की चमक धूमिल होती जा रही है? यही सवाल मैं कह रहा हूँ शुरू से। इसकी इतना ही नहीं, 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, जंतर मंतर पर बच्चों को लाठियां बरसी, उसके बाद प्रधानमंत्री डिफेंसिव हुए, तो क्या ये वजह है कि चमक धूमिल हो रही है? इतना ही भर नहीं, चंदा चोरी के मामले को लेकर पूरे पार्लियामेंट सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान जिस ढंग से नाटक करते रहे सदन में, सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के नेता, तो वो काफी घबराहट वाली बात है। क्योंकि आने वाले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं 5 महत्वपूर्ण राज्यों का चुनाव है। अगर ब्रांड मोदी या ब्रांड भाजपा ऐसे ही धूमिल होती रही, उन पे इल्जाम तामील होता रहा जेएनजी की नाराजगी का, इसके अलावा चंदा चोरी जैसे मामलों का, राम मंदिर जैसा जो बेसिक ब्रांड था भारतीय जनता पार्टी का, वो ऐसे ही कटघरे में खड़ा होता रहा, तो मुश्किल तो आएगा ही। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसी एनडीए को याद करने लगी है जिसमें गैर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी महत्वपूर्ण होते हैं? इस लिहाज में गौर करेंगे तो काफी लंबे से एक फैसला रुका पड़ा है। क्या शरद पवार एनडीए में आने वाले हैं? इसके अलावा नीतीश कुमार की अहमियत बढ़ने वाली है?
क्या सुखबीर बादल आने वाले हैं? इतना ही नहीं, जिस ढंग से डीएमके अलग हुआ पड़ा है, डीएमके को क्या एनडीए में लाने की कवायद शुरू हो गई है। ये सब इसलिए कि अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश कर ली। खास करके जो मई में नतीजे आए हैं पश्चिम बंगाल में, जिस ढंग से तोड़ा गया पश्चिम बंगाल के टीएमसी के सांसदों को तोड़ करके लाया गया, 20 के 20 इकट्ठे किए गए, ऐसी कोशिश की गई कि 2/3 बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी बन जाएगी। उस कोशिश के पीछे कारण था कि कोशिश थी कि इसी मानसून सत्र में परिसीमन बिल लाया जाएगा, महिला आरक्षण को उस बिल को लाया जाएगा, जो भरी अदालत में, भरी सदन में 18 अप्रैल को सदन में गिर गया। विपक्ष के दबाव में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 समर्थन नहीं मिल पाया उस बिल के समर्थन में। तो वो अनुमान लगाया जा रहा था कि इस मानसून सत्र में उसे लाया जाएगा, संभव होगा तो इसको विस्तार दिया जाएगा। लेकिन अब किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि नहीं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अब 13 अगस्त से आगे ये सत्र नहीं बढ़ने वाला है। तो इसका मतलब क्लियर है, परिसीमन बिल भी नहीं आएगा, ये कोशिश में नहीं हो पाएगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी संकट में, इस मजबूरी में घिरती जा रही है कि उसे एनडीए को याद करे, जिसमें मोटे तौर पर डीएमके का महत्व हो, जिसमें मोटे तौर पर अकाली दल का महत्व हो। आप याद कीजिए, चौटाला अब दुनिया में नहीं, उनके बच्चे हैं, 2 अलग अलग पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और उसके जेजेपी, उनकी एक पार्टी बनाई थी अजय चौटाला ने, वो सरकार में साथ थी, उसको अलग हटा दिया गया। तो वो सारे पुराने जो चावल हैं सब इकट्ठे होने वाले भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द, क्योंकि 2024 के बाद से ब्रांड मोदी कमजोर हुआ है संसदीय डेमोक्रेसी में। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं, बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उत्तराखंड के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव हैं, जहां पर मुकाबिल होना है सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से। तो इन सबको देखते हुए क्या उसी मनमौजी अंदाज में, जैसा कि उड़ीसा का चुनाव जीतने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को वहां मुख्यमंत्री बनाने के बजाय किसी और को बना दिया गया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए जाने थे शिवराज सिंह चौहान, उनको हटा के मोहन यादव को, वेरी कंट्रोवर्शियल वहां का मामला आ गया। इतना ही नहीं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में बात हो रही है, चुनाव जीतने के बाद वहां मौजूद शख्सियत थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको बनाने के बजाय भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अपने हिसाब से चल रही थी जो चाल भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, उस चाल में थोड़ी रफ्तार में कमी आई है। हालात कैसे विकट हो गए हैं। संसद के इस मानसून सत्र को खुले आंखों से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो हनक नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो 2024 से हुआ करती थी। ये मानसून सत्र ने इस चमक को काफी हद तक धोने का काम किया है, और धोने की बात कहने के बजाय मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संभलने का काम किया है, ताकि इस मोड़ पर आकर के एनडीए के नेताओं को महत्व दे करके आगे की राजनीति वो अपने हिसाब से कर पाए, क्योंकि विपक्ष में अभी भी कोई इनके मुकाबले मजबूत ब्रांड नहीं दिख रहा। फिलहाल क्या होता है इस राजनीतिक सफर में देखना बड़ा दिलचस्प है। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।